नमस्कार साथियों, मैं शशि राणा स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। साथियों, आज का जो वीडियो मैं आपके बीच लेकर आ रहा हूं, जो मतदान प्रक्रिया है हमारी, इसके दौरान जो स्पेशल केसेज आते हैं, जो विशेष प्रकरण आते हैं, वो कौन कौन से हैं और उनमें क्या क्या बातें हैं जो हमें ध्यान रखनी है, तो उसकी चर्चा हम करने वाले हैं, जिसमें आपके सामने स्क्रीन पर शो हो रहे हैं, जिनमें हम आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे। जिसमें एक टेंडर वोट, निवेदित मत, दूसरा प्रोक्सी वोट, प्रोक्सी मत, तीसरा चैलेंज वोट, अभ्याक्षेपित या चुनौती मत जिसको बोला जाता है, और चौथा आता है टेस्ट वोट, परीक्षण मत। तो ये चारों मत क्या हैं और इसमें क्या हमें विशेष ध्यान रखना है, वो सारी बातें मैं आपके बीच लेकर आ रहा हूँ। इससे पहले मैं 2 वीडियो बना चुका हूँ, जिसमें एक तो पहला वीडियो था मॉक पोल और बाकी सभी प्रक्रिया, चुनाव की जो भी सामान्य प्रक्रिया थी उससे लेकर था। दूसरे वीडियो में मैंने आपको जो किस प्रकार चुनाव प्रक्रिया के दौरान और चुनाव समापन के बाद हमें जो पीठासीन अधिकारी की घोषणाएं हैं या पीठासीन अधिकारी की जो रिपोर्ट है वो कौन कौन सी हैं, उसके बारे में मैंने आपको बताया। तो अगर वो वीडियो आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, उन लिंक के माध्यम से आप वो वीडियो देख सकते हैं। अब हम बात कर रहे हैं स्पेशल केसेस की, जिसमें सबसे पहले हमारे पास आता है स्पेशल केसेस को डिस्कस करने से पहले मतदान अधिकारियों के कर्तव्य एक बार देख लें। PO1 जो है निर्वाचित नामावली की चिन्हित प्रति का प्रभारी होता है। निर्वाचित नामावली की चिन्हित प्रति का प्रभारी रहेगा PO1। PO2 जो होता है उसके पास मतदाता रजिस्टर 17A या 17 कै, मतदाता पर्ची तथा अमिट शाही जो होती है वो PO2 के पास रहती है, और PO3 जो होता है वो PO2 द्वारा जारी मतदाता पर्ची को इकट्ठा करता है, उसका संग्रह करता है तथा कंट्रोल यूनिट से बैलेट जारी करने का कार्य जो है वो PO3 करता है। अब हम बात करें स्पेशल केसेज की, जिसमें सबसे पहले आता है टेंडर वोट, निवेदित मतपत्र। निवेदित मतपत्र है क्या, कब ये निवेदित मतपत्र जो है दिया जाता है, निवेदित मत कब डाला जाएगा, टेंडर वोट कब डाला जाएगा, क्या प्रक्रिया इसकी रहेगी। तो यदि किसी व्यक्ति का मत पहले से ही डाला जा चुका है, यानी कोई छद्म व्यक्ति आकर वोट डाल गया है किसी दूसरे व्यक्ति के स्थान पर, तो ऐसी स्थिति में हमें निवेदित मत की प्रक्रिया जो है वो अपनानी होती है। तो स्थिति रहती है जब किसी व्यक्ति का वोट पहले से ही कोई दूसरा व्यक्ति डाल देता है, तो ऐसे केस में हमें निवेदित मत जारी करना होता है। लेकिन निवेदित मत जारी करने से पहले हमें मतदाता की पहचान करनी होती है। पूरी तरह संतुष्टि होने के बाद निवेदित मतपत्र द्वारा मत देने की अनुमति प्रदान की जाएगी तथा इस मतपत्र के पीछे निवेदित मतपत्र लिखा जाएगा। तो ये एक पेपर होता है जिसको जो हूबहू मिलान करता है हमारी जो बैलेट मशीन है, बैलेट यूनिट है, वही कैंडिडेट जो होते हैं इस पेपर पर होते हैं, निवेदित मतपत्र पर होते हैं, टेंडर वोट पर होते हैं। उसमें मैं आपको बता दूं 20 लगभग ऐसे मतपत्र हमारे को मिलते हैं जिन पर क्रम संख्या लिखी होती है। जैसे मान लो 20 मिले 17301 से लेकर 17320 तक, तो वो उनमें से हमें 17301 जो है, सपोज 17301 हमने जारी कर देना है, लेकिन पहले मतदाता की पहचान की पूरी तरह संतुष्टि हमें कर लेनी है। उसकी जो भी ID पहचान पत्र है उससे मिलान कर लेना है। पूरा सेटिस्फाई होने के बाद ही हमें निवेदित मतपत्र जारी करना है। लेकिन मतपत्र देने से पूर्व प्रपत्र 17 ख भरकर मतदाता के हस्ताक्षर प्राप्त करने हैं तथा ऐसे मतों का लेखा जोखा 17 ग में रखा जाएगा। 17 ग में ऐसे मतों का लेखा जोखा जो है वो रखा जाता है। 17 ग आप देख ले, 17C जिसकी चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं। रिकॉर्ड किए गए मतों का लेखा जो होता है ये 17C होता है। तो इसका जो 9वां पॉइंट है, यहाँ आप देख सकते हैं निवेदित मतपत्रों की संख्या जैसे उपयोग के लिए प्राप्त, जैसे मैंने अभी कहा, मान लो आपको 20 मिले, आपने लिख दिया 17301 से लेके 17320 तक सपोज आपको मिले थे। अब निर्वाचकों को कितने जारी किए, अगर आपके पास ऐसे एक टेंडर वोट आए हैं तो आप यहाँ 1 लिख देंगे, अगर 2 आए हैं तो यहाँ 2 लिख देंगे। जितने भी आपने जारी किए हैं वो लिख देंगे। अब आपने कौन कौन से जारी किए, 17301 से 17302 आपने यहाँ जारी कर दिए, और बाकी अप्रयुक्त रह गए कितने, 18,
टोटल 20 मिले थे, 2 आपने खर्च कर लिया, 18 अप्रयुक्त रह गए। तो 17,303 से लेके 17,320 जो हैं वो अप्रयुक्त रह गए हैं। अगर आपने एक ही लगाया है तो आप यहाँ तक वाले कॉलम में यहाँ डैश कर दें। जैसे मान लो आपने एक ही यूज़ किया है तो आप यहाँ लिख दें 1, 17,301 आगे डैश कर दें, और यहाँ बाकी फिर 19 हो जाएंगे जो आपके यहाँ 17,302 से लेके 17,320 तक हो जाएंगे। तो ये आपके यहाँ टेंडर वोट जो है इसकी एंट्री जो है 17 गए रिकॉर्ड किए गए मतों का लेखा में आपने करनी है इस प्रकार से। तो ये हमारा जो सिस्टम है ये ओके रखना है, आपको प्रपत्र भर लेना है। उसके बाद आता है प्रोक्सी वोट, प्रोक्सी मत। प्रोक्सी मत क्या होता है उसकी चर्चा हम करने वाले हैं। स्थिति रहती है इसकी, वर्गीकृत सेवा प्रदाता CSV सैन्य और अर्धसैन्य जो दल होते हैं, वर्गीकृत सेवा प्रदाता श्रेणी का मतदाता अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति को मतदान के लिए भेजता है। तो CSV श्रेणी का जो मतदाता होता है वो स्वयं क्योंकि नहीं आ सकता तो वो अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति को मतदान के लिए भेज देता है। और प्रोक्सी मत की प्रविष्टि जो है 17 कै रजिस्टर जो कि PO2 के पास है उसी में ही करनी होती है। अंतर क्या रहता है, जो सेकंड कॉलम होता है इसका जिसमें हम निर्वाचक की क्रम संख्या लिखते हैं, निर्वाचक की क्रम संख्या जो कि चिन्हित प्रति में हमारे पास रहती है, निर्वाचक की क्रम संख्या वो नहीं लिखनी। हमें क्या लिखना है, जो हमारे को CSV सूची मिलेगी उस सूची में उसकी क्रम संख्या क्या है, उस सूची में उसकी क्या क्रम संख्या है वो हमें लिखनी है, CSV सूची की क्रम संख्या लिखनी है। इतना अंतर रखना है कि निर्वाचन की क्रम संख्या के स्थान पर CSV सूची की क्रम संख्या जो है अंकित करनी है, तथा ब्रैकेट में PV लिख देना है। PV शॉर्ट फॉर्म है प्रोक्सी वोट की, ताकि जब डिटेल चेक की जाएगी तब वहाँ क्लियर हो जाएगा कि ये जो क्रम संख्या है, ब्रैकेट में अगर PV लिखा होगा तो हमें पता लग जाएगा कि ये प्रोक्सी वोट है और यानी कि CSV सूची से डाला गया है, तो उसकी जो क्रम संख्या है वो CSV सूची वाली क्रम संख्या है। तो ये आप देख लें, जैसे मान लो निर्वाचन की क्रम संख्या उसकी 432 है और जबकि CSV सूची में वो 3 नंबर पर ही आता है, तो हमें 432 नहीं लिखकर 3 नंबर लिखना है और ब्रैकेट में देना PV, यानी प्रोक्सी वोट है ये, और फिर अपने आप अंडरस्टूड है कि CSV सूची में ही उसको देखा जाएगा। तो ये हमें विशेष ध्यान रखना है यहाँ। और प्रोक्सी वोटर की बाएं हाथ की मध्यमा पर अमिट शाही लगानी है। जनरली हम लोग जो अमिट शाही होते हैं वो बाएं हाथ की तर्जनी पर लगाते हैं, लेकिन बाएं हाथ की तर्जनी उसके खुद के वोट के लिए है। अब क्योंकि वो प्रोक्सी वोट डालने आया है तो फिर उसके बिल्कुल साथ वाली उंगली यानी बाएं हाथ की मध्यमा पर हमें अमिट शाही जो है वो लगानी है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना है प्रोक्सी वोट के केस में कि अगर प्रोक्सी वोट डालने के लिए जो व्यक्ति आया है वो स्वयं का मत नहीं दे रहा है, वो प्रोक्सी वोट दे रहा है, तो ऐसे केस में बाएं हाथ की मध्यमा पर अमिट शाही हमें लगानी है। उसके बाद चैलेंज वोट, अभ्याक्षेपित मत या चुनौती मत। अब अभ्याक्षेपित मत या चुनौती मत क्या है, जब एजेंट 2 रुपये की रसीद कटवाने के बाद किसी मतदाता की पहचान को चुनौती दे। ये ध्यान रखना, एजेंट बोलता है कि ये मतदाता जो है फेक है, फर्जी है, बोगस मतदाता है, ये वो नहीं है जिसका नाम आप PO1 ने लिया है, ये वो मतदाता नहीं है। तो लेकिन उसकी चुनौती स्वीकार हमें तभी करनी है, वो उसने बोल दिया लेकिन वो 2 रुपये की रसीद नहीं कटवा रहा है तो वो चुनौती अस्वीकार्य रहेगी। 2 रुपये की रसीद कटवाने के बाद ही वो चुनौती जो है वो स्वीकार्य है, तब हम उसके आगे की प्रक्रिया अपनाएंगे। यदि वो बोला है, एजेंट बोला है कि मान लो ये बोगस मतदाता है, हमने उसको बोला कि 2 रुपये की रसीद कटवा, वो 2 रुपये की रसीद नहीं कटवा रहा है, तो ऐसे में उसकी चुनौती जो है वो नहीं मानी जाएगी। जब एजेंट 2 रुपये की रसीद कटवा लेगा तभी उसकी जो चुनौती है वो स्वीकार्य की जाएगी और उसके आगे की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। तो उसके आगे की प्रक्रिया में हमें क्या करना है, वोटर से उसकी पहचान सुनिश्चित करवानी है कि तेरी पहचान जो है वो हमें सुनिश्चित कर कि आप वही व्यक्ति हो जो वोट डालने आया है, क्योंकि एजेंट ने आपको चैलेंज कर दिया है कि आप बोगस मतदाता हैं, तो आप वही मतदाता हैं जो वोट डालने आए हैं, जिसके नाम पर आप वोट डाल रहे हैं। इसकी पहचान सुनिश्चित करनी है। आपने जो भी दस्तावेज हैं, इपिक कार्ड है या अदर दस्तावेज हैं, वो सारे देख लेने हैं, उसकी पहचान अच्छी तरह सुनिश्चित कर लेनी है। और उसे यदि चुनौती सिद्ध नहीं होती है, यदि मान लो वो वास्तविक मतदाता वही है जो जिसकी जगह पर वोट डालने है वही वो व्यक्ति है, तो यानी जो एजेंट था उसकी चुनौती सिद्ध नहीं हुई,
तो हमें उस एजेंट की जो 2 रुपये की राशि है वो जब्त कर लेनी है और प्रति पर्ण पर राशि जब्त की गई अंकित करना है, फिर मत डलवाना है। प्रति पर्ण पर राशि जब्त की गई अंकित करके हमें मत डलवा देना है। यदि वो चुनौती साबित हो जाती है तो एजेंट को राशि वापस लौटा देनी है, 2 रुपये की राशि वापस लौटा देनी है और प्रति पर्ण पर हस्ताक्षर ले लेने हैं राशि प्राप्त की और हस्ताक्षर जो है एजेंट के ले लेने हैं। इसकी एक रसीद मिलती है जिस पे लिखा होता है कि राशि उसने प्राप्त कर ली है। तथा वोटर को अनुलग्नक 20 भी हमें मिलता है, जिसमें एसएचओ को शिकायत हम लोग लिखित में देते हैं। अनुलग्नक 20 में शिकायत लिखकर पुलिस के सुपुर्द कर देना है, क्योंकि वो वोटर जो है वो बोगस है, फर्जी मतदाता है, वो तो फर्जी मत देने आया है। तो ऐसे स्थिति में हमें, अगर ये चुनौती साबित हो जाती है एजेंट की, अगर साबित नहीं होती फिर तो वोट डलवा लेना है, राशि जब्त कर लेनी है। अगर चुनौती साबित हो जाती है कि वास्तव में वो मतदाता फर्जी है तो एजेंट को राशि वापस लौटा देनी है तथा राशि प्राप्त की लिखवा कर हस्ताक्षर ले लेने हैं। और अनुलग्नक 20 जो हमें शिकायत पत्र मिला है, एसएचओ को हम लिखित में शिकायत देते हैं कि ये बोगस मतदाता जो है वे मत देने आया है, तो वो लिखकर जो है उस वोटर को पुलिस के हवाले कर देना है। यदि राशि लौटाई गई है तो हमें फार्म 14 जो हमें मिला है चुनौती प्राप्त मतों की सूची, उसके कॉलम 10 में भी एजेंट के हस्ताक्षर करवाने हैं। यदि हमने राशि लौटाई है तो फार्म 14 जो चुनौती प्राप्त मतों की सूची हमें मिलेगी उसके कॉलम 10 में भी एजेंट के हस्ताक्षर करवाने होते हैं। और यदि राशि जब्त कर ली गई है तो आप उस फार्म 14 के कॉलम 10 में लिख दें राशि जब्त की गई। कॉलम 10 के अंदर वो एंट्री होगी, फार्म 14 के चुनौती प्राप्त मतों की सूची एक मिलेगी, उसके कॉलम 10 में ये एंट्री रहेगी। तो ये हमारा चैलेंज वोट रहता है। आगे हम बात करें टेस्ट वोट की, परीक्षण मत की। परीक्षण मत क्या है? परीक्षण मत टेस्ट वोट, यानी कोई व्यक्ति आता है और वो वीवीपैट को चैलेंज कर देता है। जैसे वीवीपैट में पर्ची गिरी है, सपोज कि उसने XYZ किसी भी अभ्यर्थी को वोट डाला, सपोज उसने X अभ्यर्थी को वोट डाला, लेकिन वीवीपैट में वो वोट Y अभ्यर्थी को शो हुआ। वीवीपैट में शो हुआ कि वो Y अभ्यर्थी है, जबकि डाला उसने किसको था? X को। तो ऐसी स्थिति में वो वीवीपैट पर आक्षेप लगाता है, वीवीपैट पर ऑब्जेक्शन करता है कि इसकी जो प्रिंटेड पर्ची है वो गलत गिर रही है, मैंने मेरा मत X कैंडिडेट को दिया था, जबकि वीवीपैट में वो Y कैंडिडेट शो हो रहा है। तो वीवीपैट पर जब वो व्यक्ति आक्षेप लगाता है तो ऐसी स्थिति जो है वो टेस्ट वोट की रहती है। ऐसी स्थिति में हमें करना क्या है वो क्लियर कर लें। सबसे पहले तो हमें क्लियर कर देना है कि यदि आपकी घोषणा झूठी होती है तो आपको सज़ा का प्रावधान भी है। तो पूरा उसको एकदम क्लियर कर देना है, चेतावनी दे देनी है झूठी घोषणा पर सारी। तो यदि फिर भी वो कहता है नहीं जी मैंने तो X को वोट डाला था, Y को चला गया, तो फिर उससे घोषणा पत्र पर जो है वो घोषणा लेनी है। 49 MA हमें मिलेगा अनुलग्नक 17, मैं आपको अभी क्लियर कर दूंगा, दिखा दूंगा। अनुलग्नक 17 में मिलेगा 49 MA के तहत घोषणा लेनी है उससे। सीधा उसको मान नहीं लेना कि हाँ वीवीपैट गलत है, पहले उससे घोषणा ले ले 49 MA पर, पहले उसे क्लियर कर दे। अगर आप झूठी घोषणा करते हैं तो कई तरह के जो प्रावधान है उसके तहत आपके खिलाफ जो है प्रक्रिया अपनाई जाएगी, आपके विरुद्ध प्रक्रिया अपनाई जाएगी। फिर भी वो कहता है जी नहीं मैंने तो X कैंडिडेट को वोट दिया था पर वो वोट जो है Y कैंडिडेट को चला गया है, तो फिर उसे बिल्कुल 49 MA के तहत उससे घोषणा ले ले। घोषणा लेने के बाद 17 कै रजिस्टर में एंट्री कर दें, 17 कै रजिस्टर में एंट्री कर दें और फिर एजेंट की उपस्थिति में PRO स्वयं जो है वोटिंग कंपार्टमेंट में पहुंचेगा कैंडिडेट को, मतदाता को लेकर, और एजेंट की उपस्थिति में वो वोट डलवाएगा। अगर मतदाता सही है, यानी अगर उसने X कैंडिडेट को वोट दिया था और वीवीपैट में वो वोट जो है Y कैंडिडेट को चला गया है, यानी मतदाता सही है, उसने वीवीपैट को पर जो आक्षेप लगाया है वो बिल्कुल सत्य साबित हो गया है, तो मतदान प्रक्रिया रोक देनी है। रिटर्निंग अधिकारी को उसकी सूचना दे देनी है कि वीवीपैट में जो है X कैंडिडेट का वोट Y कैंडिडेट को शो हो रहा है, ये रिटर्निंग अधिकारी को सूचना दे देनी है। 17 कै में इसकी एंट्री जरूर कर लेनी है। यदि मतदाता गलत है तो 17 कै रजिस्टर में टिप्पणी
के साथ उसके हस्ताक्षर प्राप्त कर पुलिस को सुपुर्द करना है। यानी उसने चैलेंज किया था वीवीपैट को, आक्षेप लगाया था वीवीपैट पर कि मैंने एक्स को वोट दिया पर वोट वाई को चला गया। हमने 17 के में एंट्री ली, उसको सारी चेतावनी दे दी, 49 MA के तहत उससे घोषणा भी ले ली। अब हमारे समक्ष वो फिर वोट डालता है, एजेंट भी होते हैं वहाँ, वो भी होता है और PRO भी वहाँ रहता है और वो वापस वोट डालता है। लेकिन इस बार जो वोट है उसने एक्स को डाला और वोट एक्स को ही चला गया। तो यानी वो मतदाता जो था वो गलत था, झूठा था। तो 17 कै रजिस्टर में टिप्पणी के साथ उसके हस्ताक्षर लेने हैं और उसे पुलिस के सुपुर्द कर देना है। विशेष क्या रहेगा, 17 कै तथा 17 गै में परीक्षण मत के साथ, 17 कै में जो हमने परीक्षण मत के लिए एंट्री की है तो परीक्षण मत उसमें लिखना है हमें टिप्पणी में। उसके साथ साथ पार्टी का नाम कि उसने किस पार्टी को वोट दिया है और पार्टी के अभ्यर्थी का नाम भी लिखना है ताकि काउंटिंग में उसे घटाया जा सके। उस पार्टी का एक वोट जो है काउंटिंग में घटा दिया जाएगा, परीक्षण मत है क्योंकि वो, तो ये हमें क्लियर कर लेना है। तो वहाँ क्लियर करना है हमें कि किस पार्टी को उसने वोट दिया था, किस अभ्यर्थी को उसने वोट दिया था, ताकि उस अभ्यर्थी का एक वोट लास्ट में जो है परीक्षण मत के रूप में घटा दिया जाए। अब आप देख लें एक बार, ये अनुलग्नक 17 है, अनुलग्नक 17 जिसमें 49 MA के तहत वो घोषणा कर रहा है कि जो प्रिंटेड पेपर स्लिप में दर्शाया गया उम्मीदवार या चुनाव चिन्ह मेरे द्वारा चयनित उम्मीदवार से भिन्न है, स्पष्ट इसमें लिखा हुआ है ना। तो कहता है कि मैंने एक्स को वोट दिया था पर वो वोट वाई को चला गया। तो फिर हमें सारा इसकी एंट्री पूरी ले लेनी है। मैंने शॉर्ट में दिखाया, बीच में काट दिया है इसको मैंने सिर्फ यहाँ 49 MA की घोषणा दिखाई है कि वो घोषणा है क्या। ये पूरा भरकर कि उपनिर्वाचन सामान्य या उपनिर्वाचन जो है ये सामान्य निर्वाचन प्रक्रिया है हमारी, है ना। उपनिर्वाचन जो है वो निरस्त होने के बाद होते हैं, ये सामान्य निर्वाचन प्रक्रिया है, लोकसभा को लेकर है। लोकसभा का क्रमांक और नाम यहाँ आ जाएगा। उसके बाद विधानसभा, लोकसभा की जिस विधानसभा में हम लोग जो है वो वोट करवा रहे हैं वो आ जाएगा, हमारे बूथ का संख्या और बूथ का नाम आ जाएगा। उसके बाद वो मतदाता यहाँ जो है अपने हस्ताक्षर वगैरह या अंगूठे का निशान वगैरह कर देगा। उसके नीचे पीठासीन अधिकारी के भी हस्ताक्षर रहते हैं, शॉर्ट में मैंने दिखाया है। तो ये 49 MA के तहत उससे घोषणा हमने ले लेनी है। तो ये साथियों हमारा आज का वीडियो था जिसमें हमने डिस्कस किया सारा कि टेंडर वोट क्या है, चैलेंज वोट क्या है, टेस्ट वोट क्या है, तो यदि प्रॉक्सी वोट क्या है। यदि आपको हमारा वीडियो जो है बेहतर लगा है, आपको उसकी जानकारी जो है बेहतर लगी है, तो कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अधिक से अधिक साथियों तक पहुंचाइए ताकि वो भी इस प्रक्रिया को समझ सके। तो मिलते हैं अगले कुछ स्पेशल केसेस के साथ बहुत जल्द आपके बीच में अगले वीडियो लेकर आने वाला हूँ। तो अगले वीडियो के लिए सब्सक्राइब कर दीजिएगा हमारे यूट्यूब चैनल को ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन जो आपको नोटिफिकेशन बॉक्स पर जो है वो शो हो जाए। और यदि आपने पहले वाले 2 वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक के माध्यम से उन वीडियो को देख सकते हैं। तो मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।